बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी 7 कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम अकादमिक परिचर्चा विषय के लर्न एट होम के बारे में जानेंगे। नमस्कार, JCERT की अकादमिक परिचर्चा लर्न एट होम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम घर में रहकर सीखने के अवसरों के बारे में जानेंगे। आज के इस परिचर्चा में हमारे साथ पैनलिस्ट के रूप में जो विशेषज्ञ हैं उनका मैं आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं श्री GVSR प्रसाद सर, जो कि एक शिक्षा विशेषज्ञ हैं। श्री सलिल वरण कुंडू, जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं और अभी वर्तमान में JCERT के SRG के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री अभिनव कुमार, जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में गुणवत्ता शिक्षा प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूं प्रीति मिश्र का, जो कि JCERT में SRG के सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं। तो सबसे पहले आज की जो परिचर्चा है और आज का जो विषय है कि घर में रहकर हमें सीखने के क्या क्या अवसर हैं, यह एक कोविड सिचुएशन, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। और जहाँ तक सीखने सिखाने की बात है, विद्यालय जाने की बात है, हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय लगभग पिछले 4 महीनों से बंद हैं और सारे बच्चे घर पे रहकर ही किसी न किसी माध्यम से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब इन प्रयासों के बीच में कभी कभी हमें लगता है कि क्या विद्यालय नहीं जाने के कारण उनका सीखना हो पा रहा है या नहीं, मन में कभी सवाल आते हैं। और तभी साथ में ये भी लगता है कि क्या घर में रह के हम सीखना सुनिश्चित कर सकते हैं बच्चों का। तो इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमने यह विशेष परिचर्चा का आयोजन किया है। तो सबसे पहले हमारी इस परिचर्चा में यह बात हम करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सीखना घर में संभव हो सकता है, और घर का सीखना और विद्यालय का सीखना कितना समान है और कितना भिन्न है। तो सबसे पहले मैं प्रसाद सर से ही यह सवाल पूछना चाहूँगा। प्रसाद सर नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि घर में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और विद्यालय में भी सीखते हैं, तो सबसे पहले तो थोड़ा आप हमें यह बताइए कि आखिर सीखना हम किसे कहते हैं, और क्या घर का सीखना और विद्यालय का सीखना समान है या इसमें कोई भिन्नता है? बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। ये बड़ा ही रोचक विषय है सीखना, और सीखना एक संपूर्ण जीवन में हम लगातार सीखते रहते हैं। और जहाँ तक सवाल है बच्चों के सीखने की हम बात करते हैं, अब आप जब भी आप किसी बच्चे को घर पे देखते हैं, वो जिस तरह की हरकतें करता है बच्चा, वो अपने परिवार के माता पिता अन्य लोगों को देखकर उनका अनुकरण करते हैं। कई बार उनको देखकर उनके जैसा ही नकल भी करते हैं। कई बार उनके जैसे जिस तरह के काम वो करते हैं उसी तरह के काम बच्चे भी करते हैं। इस तरह का एक पूरा जो एक माहौल सीखने का घर में बनता है या हम देखते हैं, ये सारी वो उस सीखने की ओर धीरे 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 बच्चा अग्रसर होता जाता है, जो हमें कई बार लगता है कि वो सीखना नहीं है। जैसे अक्सर आप कहते होंगे, देखे होंगे कि बच्चे के घरों में बोलते हैं ये बात कि अरे भाई बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं करता है, देखिए अब पढ़ने बैठो, है ना। तो लगता है कि अभी तक जो वो कर रहा था वो पढ़ाई या सीखना नहीं है, अब वो पढ़ाई या सीखना अब शुरू करेगा। तो ये जो गलतफहमियां भी कई बार हमारे दिमाग में रहती है। लेकिन हर ऐसा एक्टिविटी, हर ऐसी गतिविधि जिसमें बच्चे अक्सर आप देखते होंगे घरों में करते हैं, उसमें एक खोजी प्रवृत्ति होती है। वो खिलौनों को देखता है, खिलौनों को खोलता है, उसका कई जो पुर्जे हैं उन सबको निकाल के देखता है। माँ रोटी बेलन करती है तो वो पूरी प्रक्रिया को देखकर उन चीज़ों को दोहराने की कोशिश करता है। कई बार अगर घर के दूसरे लोग कोई दूसरा काम करते हैं, मान लीजिए बिजली का कोई
स्विचेज ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी बराबर वो देख रहा है, करता है। और इन चीज़ों को वो लगातार देखने के बाद में उन चीज़ों का अनुकरण करता है और उसको करते हुए वो कुछ एक ऐसी चीज़ को सीखना चाहता है जो उसके व्यवहार में बाद में आने वाले समय में एक परिवर्तन लाता है, जिसको हम लर्निंग जो हम कहते हैं, अधिगम जो हम कहते हैं। वो अधिगम तब होता पाता है जब वो लगातार इन चीज़ों को करता है, और लगातार करने से उसमें एक तरह की जो परिवर्तन होती है, वो परिवर्तन जो है उसको एक सीखने के लिए एक विवश करता है। वहाँ से वो उस चीज़ को सीखना शुरू करता है। तो दो बड़ी चीज़ें आती है, एक तो लगातार करना, वो उसको करता है, और लगातार करने के क्रम में वो कई चीज़ों को करके देखकर समझता है और सीखता है। तो ये सामान्यतः सीखने की जब हम बात करते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो हमको अपने इर्द गिर्द दिखाई देता है, अपने घरों में हम बच्चों को जब अब देखते हैं। कुंडू जी, क्या आप बताना चाहेंगे कि आप इस प्रकार, जैसे कि प्रसाद सर ने कहा कि सीखना जैसे कि घर में हो रहा है और बच्चे किसी चीज़ का अनुकरण करते हुए, बार बार उसका अभ्यास करते हुए, किसी को देखकर सीखते हैं, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि सीखना आपके हिसाब से ये क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, जैसे प्रसाद सर ने कहा कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और यह जन्म के बाद से मृत्यु पर्यंत चलता है। इस क्रम में जैसे बच्चे जो हैं कुछ शब्दों को सीखता है, उसका शब्द ही नहीं बल्कि उसका उच्चारण भी सीखता है। यही नहीं, वो ग्रामर भी इसमें सीखता है, गणितीय संक्रियाएं भी। जैसे उसे किसी ने एक बिस्कुट दिया और कहा कि आधा तुम्हारे भाई को दे दो, तो वो बहन जो है उसको तोड़ करके दे देती है। मतलब उसको आधा का अर्थ पता है, आधा का अर्थ पता है। और बहुत सारे चीज़ों को सीख करके वो विद्यालय में आते हैं वे बच्चे। जैसा कि प्रसाद सर ने कहा कि बच्चे कुछ नहीं सीखते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि किताब लेकर के बैठना ही पढ़ना या सीखना है, लेकिन मेरे विचार से कि वह केवल किताब से नहीं सीखता है बल्कि अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। फल का खाना किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, ये भली भांति वो बच्चे सीखते हैं। हाथ धो करके खाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को घर में देख करके वे सीखते हैं। जैसा कि आपने कहा, सीखना घर पे भी होता है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि घर में जो बच्चे सीख रहे हैं वो शायद वैसा सीखना नहीं हो रहा है जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं विद्यालय में जाके सीखें। हम समझते हैं कि गणित का सीखना ही सीखना है, भाषा में फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना ही सीखना है, या विज्ञान में कुछ फॉर्मूले याद करके और प्रॉब्लम्स का हल करना ही सीखना है, या शिक्षा स्कूल आधारित जो सीखना है हम इसे ही सीखना समझते हैं, जिसके बारे में आप दोनों कह रहे हैं। प्रसाद सर, मैं यही कहना चाहूँगा जो कुंडू जी ने कहा अभी, कि जब घर में बच्चे सीखते हैं तो सीख करके वो विद्यालय जाते हैं, और वो शायद विद्यालय आधारित जो अधिगम हम कहें या सीखना कहें उसमें उनकी मदद करता है। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? और फिर पुनः जो मैंने बात कही थी कि वो विद्यालय का सीखना और घर का सीखना किस प्रकार भिन्न है या क्या समानताएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप और जोड़ना चाहेंगे। जी, देखिए, सीखना हर जगह संभव है, चाहे वो घर हो या स्कूल हो या अन्यत्र कोई जगह हो। ये प्रक्रिया तो हर जगह संभव है, हर जगह होता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो घर में रहकर हम सीखते हैं उसमें बच्चों को बहुत तरह की स्वतंत्रता होती है सीखने के उस पूरे प्रक्रिया में। किसी तरह की बाधा उसको उसमें नहीं होती है। उसको वो आज़ादी होती है कि वो किसी चीज़ को ले, किसी चीज़ को देखे, किसी चीज़ को पलटे, किसी भी वक्त पलटे। उसको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो घर पे रहता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार कई चीज़ों को करता है और कई बार इम्प्रोवाइज़ भी करता है, अपने अपने ढंग से उन चीज़ों को नए तरीके से भी बना लेता है। जैसे कोई खाली डिब्बा मिल गया मान लीजिए, तो वो उस डिब्बे को लेकर कुछ अपने ढंग की चीज़ें उसमें जोड़कर उसको एक ऐसा एक दृश्य, एक नमूना बनाता है जो शायद वो घर का एक अलमेरा जैसा दिखाई देता हो। तो वो कई चीज़ों को अपने ढंग से सोचकर बनाता है। तो ये पूरी जो चीज़ वो घर पे करता है, हूबहू स्कूल में उसी तरह का कुछ हो जाए, यह संभव कई बार होता भी है, कई जगहों पर नहीं भी होता है। इसीलिए स्कूल के वातावरण में इन दिनों जो बड़ी एक
कई बार हम कह सकते हैं कि एक जो वातावरण बनाने की ज़रूरत है सीखने का, वहाँ पर एक बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम तैयार कर रहे हैं तो एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ पर बच्चों को घर में जिस तरह का माहौल मिलता है उस तरह का कुछ अंश, कम से कम कुछ अंश उसका ऐसा मिले जहाँ बच्चे स्वच्छंदता के साथ में बातचीत कर सके, खेल सके, कुछ चीज़ें तैयार कर सके, और जो टीचर्स के साथ में जो बातचीत होता है वो भय का मामला ना हो, वो निडर हों, खुलकर बोल सके। तो ये सारा वो चीज़ है जो स्कूलों में अगर संभव किया जा सके तो घर के माहौल और स्कूल के माहौल में बहुत करीब का एक रिश्ता बन सकता है और सीखने की प्रक्रिया दोनों जगहों में संभव हो सकती है। जबकि यहाँ एक बड़ी भूमिका शिक्षक की होती है, और वहाँ हम जब देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी भूमिका हो सकती है कि घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ये आज की स्थिति में यही है कि घर पे जो बच्चे हैं उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग उनको अगर प्रोत्साहित करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो स्कूलों में सीखते रहे पहले, कोविड से पहले, वो घर पर भी आज सीख सकते हैं। और उसके संसाधन अलग अलग हो सकते हैं। स्कूलों में जो संसाधन आज उपलब्ध है ज़रूरी नहीं है वो संसाधन आपको घर पे मिलेंगे। तो वैसे कौन से ऐसे संसाधन हो सकते हैं जो आप घरों में जो उपलब्ध है उससे बच्चे पढ़ना सीख सकते हैं, वो भी एक संभावना बहुत बनती है इस पर। नहीं, बहुत बढ़िया बात कही आपने, और हमारा भी प्रयास ये है। परिचर्चा हमने जो आज की है वो उस परिचर्चा में हम यही बात करें। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो वो सीखते हैं, मगर आज की सिचुएशन में जब बच्चे घर पर हैं तो क्या वो विद्यालय वाली शिक्षा भी, जिसको हम कहें विद्यालय वाली शिक्षा अर्थात एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार की जाने वाली शिक्षा, जिसमें कि यह निर्धारित होता है कि बच्चे को कौन सी कक्षा में किस विषय का कौन सी दक्षताएं प्राप्त करनी है, यह निर्धारित होता है विद्यालयों में। लेकिन घर में जो सीखना होता है वो घर के परिवेश, जैसा कि प्रसाद सर कह रहे हैं, घर के परिवेश के मुताबिक होता है कि मैं घर पे हूँ और शायद मेरे घर में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता रोबोटिक्स में रोबोट बनाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं मेरे लिए यह भी बन जाएंगी कि मैं अगर एक छोटा बच्चा हूं तो मैं जल्दी से वो रोबोटिक्स भी सीख जाऊं शायद। और इसी प्रकार में अगर खेती का काम करने वाले मेरे माता पिता हैं तो मैं खेती का काम सीख जाऊं, कुछ क्राफ्ट होता है तो वो क्राफ्ट का काम भी सीख जाऊं। तो ये अनुकरण करके, जैसा प्रसाद सर ने कहा कि अनुकरण विधि से बार बार अभ्यास करके हम सीखने का काम करते हैं। मगर चूंकि आज कोविड सिचुएशन के चलते अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारे संसाधन ऐसे भी उपलब्ध हैं, घर पे रहकर भी हम सीखना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम आगे थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहेंगे सर, कि अगर हम घर पे हैं और हमारे पास में किताबें, पाठ्य पुस्तकें भी अवेलेबल हैं, थोड़ी अभी हम अगर बात करें तो कुछ मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें या व्हाट्सएप या मोबाइल फ़ोन्स एक बहुत बड़ी आज के समय में एक बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान के रूप में है, जिसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे अपने शिक्षकों तक भी जुड़े हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ एक दो संभावनाएं हैं जो कि घरों पे हो रही हैं। और इसके अलावे कुंडू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास शिक्षण का एक बहुत लंबे समय का अनुभव है और आपने हमेशा कोशिश ये की है कि बच्चे कैसे घर में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही सीखने का काम कर सकें और उसमें टीचर्स की जगह पेरेंट्स ही कैसे उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनको हेल्प कर सकें। तो क्या आप एक दो उदाहरण देके हमें यह बताने का प्रयास कर सकते हैं कि घर में आखिर वो कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से बच्चों का सीखना, जो पाठ्यक्रम आधारित सीखना है, वो भी सुनिश्चित हो सकता है? आप जरा बताना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। हम लोग यूँ कहें कि जो विद्यालयों में सीखने की बात है, जो पाठ्यक्रम की बात आप कर रहे हैं, वो पाठ्यक्रम से संबंधित मेरे ख्याल से अधिकांश चीज़ें, अधिकांश संसाधन अपने घर में या अपने आसपास में प्राप्त है। जैसे अगर हम लोग पूर्व प्राइमरी या पूर्व प्राथमिक बच्चों, जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है, तो उनको केवल जो साइकोमोटर जिसको कहते हैं उसका डेवलपमेंट की बात करें या उसको सामान की जानकारी कि कौन कटोरा है, तो ये किचन से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से
छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इन सभी चीज़ों को सीखता है। शेप्स की जानकारी उसे मिल Shapes गई की- और दूरी के बारे में के बारे जानकारी। हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग प्राइमरी में जाएं तो पौधे के बारे में, घर से बाहर थोड़ा जाएं तो पौधे के बारे में हम लोग उसके अंतर्गत पौधे के भागों के बारे में, पत्तियों के बारे में, फल के बारे में, फूल के बारे में और फूल के भागों के बारे में फूल के भागों के बारे में भी वो जानते हैं। जरूर सीखेंगे, संसाधन है ये। और चूंकि आपने जैसे कहा कि बच्चों के पास में पाठ्य पुस्तकें हैं, तो हम लोग पाठ्य पुस्तक की मदद से, जैसे वो हो सकता है कि पंखुड़ी, बाह्य दल, इन सभी चीज़ों का नाम नहीं जाने, लेकिन अगर हमारे अभिभावक इस थोड़ी सी उन्हें मदद करें और बच्चे खुद पाठ्य पुस्तक को देखें, तो उसके फूल के भागों को वो अलग अलग करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मगर क्या आपको लगता है कि अगर बच्चे पाठ्य पुस्तकों को स्वयं पढ़ेंगे तो वो इन चीज़ों को बिना शिक्षक की मदद से सीख पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सीख सकेंगे, क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तकें जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली है। मतलब बच्चे पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे तो क्रियाकलाप के रूप में दिया गया है कि एक उड़हुल का फूल लो, उसको ऐसे करो तो इसके लाल भाग जो है वो दल कहलाते हैं, हरा भाग है वो बाह्य दल। इस तरह से सारे भागों को दिखाया गया है। यही नहीं, उसके जड़ों को भी, हर जगह पर पौधे हैं, उन जड़ को उखाड़ करके वो जड़ के बारे में, जैसे धान के पौधे का जड़ उखाड़ा और एक चने के या सरसों के पौधे को उखाड़ा, दोनों के जड़ में अंतर दिखेगा। एक रेशेदार जड़ होगा और एक मूसला जड़ होगा, जो कि किताब में वो है, लेकिन बच्चा हो सकता है उसको देखा नहीं होगा, लेकिन चूंकि वहाँ पर ये बात लिखी हुई है तो बच्चा इस तरह से उठा करके देख सकता है। मतलब आप ये संभावनाएं, बल्कि आप यह कहना चाहते हैं कि घर में व्यवहारिक रूप से चीज़ों को देख करके सीखने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, बजाय इसके कि विद्यालय में जब हम एक चार्ट दिखाते हैं बच्चों को और चार्ट में दिखा करके पौधों के भाग के बारे में बात करते हैं, तो शायद घर में ये संभावना और बढ़ जाती है कि हम प्रैक्टिकली बाहर जाएं और एक पौधे को उखाड़ करके या पौधे के विभिन्न भागों को हम वहाँ पर सामने जा करके और देख एक पाएं। ही पौधा नहीं बल्कि कई ऑप्शंस हैं वहाँ। हम अगर क्लासरूम में जाते हैं तो एक फूल को लेकर के जाते हैं, वहाँ कई तरह के फूलों को बच्चा देखता है, उसका रंग के बारे में, उसका शेप के बारे में, इन सभी चीज़ों को वो अलग अलग फूलों में अलग अलग टाइप का देखता ये है। एक रोचक बात आपने कही। प्रसाद जी, इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार के और क्या उदाहरण हमें घर में देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि बच्चों का, या क्या संसाधन मिल सकते हैं घर में जिससे कि बच्चों का सीखना हो सकता है, या फिर वो कौन से एक दो उदाहरण मैं जानना चाहता हूँ कि घर में बच्चे हैं, पाठ्य पुस्तकें भी हैं और उन्हें सीखना है, तो घर में कौन कौन से संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं जिसके द्वारा कि वो सीखना अपना और ज़्यादा सुनिश्चित कर सकते हैं? जैसा कि कुंडू जी ने बताया, मुझे लगता है कि घर के अंदर जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, यह सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ों का आप उपयोग शिक्षण में उपयोग कर सकते हैं। यह सवाल उठता है कि किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किनारे पड़ा हुआ एक साइकिल ही है, वो साइकिल ही अपने आप में एक अच्छा खासा हमारे लिए एक संसाधन है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर सकते हैं। अब अगर ज्यामिति के 4 सवाल पूछें तो चारों बातें वहाँ से निकल सकती हैं। अगर आप गति की बात कर सकते हैं तो एक साइकिल से आप गति की बात कर सकते हैं। आप अगर साइकिल में कितने तरह के कलपुर्जे होते हैं, अगर आप उनको दिखवाएं, अगर उनको आप समझाएं, तो एक बहुत बड़ी उसमें बात निकल कर आती है कि पूरा एक साइकिल अपने आप में बहुत बड़ी अवधारणा लिए हुए है, जिसके बारे में बड़ी कक्षाओं तक वो हम लेकर बढ़ सकते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए ये बात बता रहा हूँ। ऐसी जी कैलेंडर जी कैलेंडर का, जैसे कि हमें लगता है कि जब हम गणित पढ़ाते हैं और कैलेंडर में जितने पैटर्न्स हैं, मुझे किसी ने बताया था कि उसमें इतने सारे पैटर्न्स हैं कि बच्चे को अगर हम जो नंबर्स के बारे में बताते हैं, संख्याओं के बारे में बताते हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स,
या कोई पैटर्न होता है तो उसको कैलेंडर के द्वारा हम शायद विभिन्न विभिन्न तरीके से उसको बता सकते हैं। बेशक, बहुत बढ़िया है। कैलेंडर एक बहुत अपने आप में बढ़िया संसाधन है। और जितने तरह के हमारे घर में बर्तन होते हैं, वो धारिता का जब सवाल गणित का जो कुंडू जी बता रहे थे, वो सभी बर्तन की अपनी अपनी धारिताएं होती हैं, तो उसके बारे में भी सवाल आप कर सकते हैं, वो प्रयोग के रूप में कर सकते हैं, वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक साधारण टेप लेकर घर के कई चीज़ों को वो बच्चा नाप सकता है। हर घर में एक स्केल होता होगा या बच्चों के पास रहता है, वो नाप कर सकते हैं। नाप से वो जो है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट, इस सब के बारे में जो जानकारी हमारे वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। लेकिन घर में बैठकर उसको करे क्या? तो घर में बैठ के इस तरह के कार्यक्रम को वो कर सकता है कि बताओ ये संदूक कितना लंबा कितना चौड़ा है, तो वो बच्चा बता सकता है, वो कर सकता है, उसका चित्र भी बना सकता है। ऐसी ढेरों चीज़ों की संभावनाएं हैं जो घर में रहकर भी बच्चा अपने पाठ्यक्रम के साथ जोड़ते हुए सीख सकता है, जो कोशिशें हम स्कूलों में भी करते हैं। तो उस घरों में ये संभावनाएं हैं, लेकिन हाँ, एक नज़रिए के सवाल है। ये नज़रिया हम कैसे दें माता पिता को, कैसे हम ये बताएं कि उनके घर के सामान जो संसाधन है उससे पढ़ना संभव है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में अब ज़्यादा हम लोगों को समझाने, बताने और दिखाने की ज़रूरत है, और इसकी डेमोन्स्ट्रेशंस हमको ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है। ये प्रतिपादित करने की ज़रूरत है कि यह भी संभव है, ऐसा भी किया जा सकता है। सही बात है। डेमोन्स्ट्रेशंस की जहाँ बात हो रही है या करके दिखाने और करके सीखने की बात हो रही है, कुंडू जी आप एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं और आपको लगता है कि जब तक एक्सपेरिमेंट खुद से ना करो तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं बनती है। वही घर वाली सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में और क्या उदाहरण आप दे सकते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट करना है या कुछ करके सीखना है? मेरे ख्याल से एक घर एक बहुत बढ़िया स्कूल है, और वहाँ सीखने का जो है ना वो इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्वतंत्र अधिगम है, जबकि विद्यालय में एक डायरेक्टेड है। हम अगर कहें कि इसको हाथ से नापो तो बच्चा को हाथ से ही नापना है वहाँ, लेकिन घर में वो अगर एक लकड़ी का टुकड़ा से नापता है या बित्ता से नापता है तो वो कर सकता है। दूसरी बात है कि जैसे विद्यालयों में हम बताते हैं कि धातु और अधातु क्लास 8 में है, तो किचन में बर्तन और लकड़ी के सामान, ये सारे चीज़, और जैसे प्रसाद सर ने बताया पूरा घर जो है उसका कुर्सी, टूल, पीढ़ा, ये सभी चीज़ें हैं, तो धातु और अधातु के बारे में हम आसानी से सिखा सकते हैं। बच्चा सीख सकता है कि हम ये कहें, गार्जियन अगर कहें उनसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा लो और देखो इसमें से किसमें ध्वनि निकल रही है, तो वो थाली को पीटेगा, कटोरी को पीटेगा, और वो एक सूची बनाएगा बाद में कि इन इन वस्तुओं से ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि का निकलना और नहीं निकलना, ये धातु और अधातु में एक अंतर है। इसी तरह से भोजन की बात अगर करें तो बच्चे जो आज खाए या घर में जो सदस्य हैं वे खाए, उसकी एक सूची बना सकते हैं कि सवेरे, दोपहर, शाम, और इनफैक्ट यही सब चीज़ जो है पाठ्यपुस्तक में भी है। पाठ्यपुस्तक में भी इसी तरह के सारणी बने हुए हैं, तो उन सारणियों में लिखे कि सवेरे ये खाए, दोपहर को ये खाए, शाम को ये, रात को ये। गार्जियन थोड़ा सा ध्यान दे करके यह कह दे केवल कि जो पाठ्यपुस्तक है उसमें कि इसमें से जो है उसमें जो धान्य वर्ग, अब मैं यहाँ पर जानबूझ करके मैं कह रहा हूँ क्योंकि धान्य वर्ग हो सकता है बच्चा गार्जियन नहीं जाने, लेकिन उनसे कहे कि चावल, रोटी, इस तरह के मड़ुआ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लिस्ट एक जगह बनाओ, और दाल जो है जिसका अंदर 2 दाना होता है, मसूर, मूंग, राहर, तो उनका एक सूची बनाओ, और तेल जैसी जो चीज़ है, घी, तेल, सरसों का तेल और भी कोई तेल, इनका एक अलग बनाओ। जो फल खाए, कौन कौन से फल खाए उसको एक अलग जगह लिखो। ये करने के बाद हम उनको बताएं कि ये जो भात और मरवा का रोटी और जो भी खाए, मकई खाए, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, बाद में बताएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट से पहले जोड़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है मकई, धान,
गेहूं, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा ध्यान दें अभिभावक तो बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। बच्चों को, गार्जियन को या अभिभावकों को ये विश्वास है, एक अवधारणा है कि स्कूल में ही पढ़ाई हो सकती है। क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ विपरीत है, तो इसका अल्टरनेटिव या वैकल्पिक, जैसा कि वो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर भी निकल चुका है, तो ये वैकल्पिक कैलेंडर है, नॉट एकेडमिक कैलेंडर। एक एकेडमिक कैलेंडर एनसीईआरटी ने बनाया था, लेकिन अभी के कोविड-19 के सिचुएशन के चलते अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बनाया। तो इसके आधार पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सी बातें हैं। बच्चे को ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें, हम तो ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो विद्यालय से ज़्यादा सीख सकते हैं घर पे रह के। लेकिन क्या अवधारणा है कि पढ़ना, ये जो पढ़ने वाली एक अवधारणा है कि पढ़ना, किताब खोल करके बैठना, वही एक पढ़ाई है। समझ या क्वालिटी, इन सभी चीज़ों से लेना देना नहीं है। मगर कुंडू जी, पढ़ना भी तो एक बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि जब तक हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं तो हम ज़्यादा ज्ञान अर्जन करेंगे नहीं, हमारी ये समझ है। और पढ़ना सीखना बहुत आवश्यक है, या भाषा सीखना कहें, क्योंकि हम घरों में जो भाषा बोलते हैं शायद वो भाषा हमें किताबों में नहीं मिलती या विद्यालयों में सुनने को नहीं मिलती। हम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं और शायद हमारे घरों में शुद्ध हिंदी में बात नहीं की जाती। तो एक चैलेंज है, मतलब आपने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। और जहाँ तक विज्ञान की बात है, गणित की बात है या सामाजिक विज्ञान की बात है, तो हम बहुत सारी चीज़ें घरों में रहकर सीख सकते हैं। मगर एक सवाल जो मुझे अभी मेरे मन में आया कि जहाँ तक भाषा सीखने की बात है, क्या आपको लगता है कि इसकी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि घर पे रहकर हम भाषा भी सीख सकते हैं? क्या इसके कोई तरीके हैं या कोई उपाय? जरूर। इसमें देखिए, एक तो जो हम शब्द घर में यूज़ करते हैं, उसकी एक ध्वनि होती है। तो वो हम लोग अगर कोशिश करें कि ध्वनि शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध हो, तो बच्चे उसी ढंग से लिखेंगे। दूसरी बात है, अगर घर में समाचार पत्र आते हों, कोई मैगज़ीन आती हो, कोई कहानी की किताब आती हो, या टेलीविज़न देखता हो, और समाचारों को देख करके उनके कुछ शब्दों को वो अपना नोटबुक में लिख लिया। जैसे मान लीजिए कि आया कि मुंबई में बाढ़ से तबाही, अब वो केवल मुंबई शब्द लिखे और बाढ़ शब्द लिखे, और अपने से बड़ों से, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं। एक तो सेल्फ लर्निंग होता है, पीयर लर्निंग होता है, और फिर एक गाइडेड लर्निंग होता है। तो वो अपने से बड़े भाई बहन से पूछ सकती है कि ये मुंबई कहाँ है, तो सोशल साइंस का पढ़ाई हो गई। ये बाढ़ क्या है, तो भूगोल की पढ़ाई हो गई। तो इस तरह से अगर समाचार सुन कर के भी वो कुछ शब्दों को लिखे, तो यहाँ पर भी भाषा इनबिल्ट है, भाषा समाहित है। तो ऐसी परिस्थिति में भी वह सीख सकता है। और अगर समय मिले अभिभावकों को, तो उनको कुछ शब्दों को, या अपने जो बच्चे हैं उनके बड़े भाई बहन को यह कहे कि 5 शब्द लिख दो और उन 5 शब्दों से वाक्य बनाओ, ये हो सकता है। फिर अगर आज तुमने क्या क्या किया, उसका जो डायरी की बात करते हैं, कुछ खेल जैसी गतिविधियां भी हैं, अंताक्षरी वगैरह। अंताक्षरी, कित कित का उपयोग स्कूल में होता है, बच्चे खेलते हैं। लूडो, उसमें भी बहुत कुछ सीखने की बात है। बच्चे चित्र बनाते हैं, तो चलिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे क्लास 8 के बच्चों की बात करें, तो उसमें हृदय की बात है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि कॉपी में बनाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, कैसा होगा। वो ज़मीन पर बनाए, ज़मीन को साफ कर ले और एक लकड़ी से हृदय का चित्र ड्रॉ करे, और पाठ्य पुस्तक में देखे कि इसमें कौन सा धमनी है, कौन सा सिरा है। ये तरीका तो बहुत है, थोड़ा सा केवल
ध्यान देना होगा अभिभावकों को। जैसे एक साधारण सी कांटी है, उसके हाथ में दोनों तरफ ऐसे चुभाएं, प्रेशर, तो दाब किसमें अधिक पड़ रहा है, बल किसमें अधिक पड़ रहा है, या दोनों में समान पड़ रहा है तो दाब किसमें ज़्यादा पड़ रहा है, बल समान लग रहा है, दाब में भिन्नता होगी। तो इस तरह की बातें और ढेर सारी है। ऐसा अगर हम लोग बातचीत करें ना कृतिवास जी, तो मुझे लगता है कि दिनों दिन चलेगा, लेकिन सभी कुछ बहुत सा चीज़, अब जैसे सोडियम की बात करें, हाइड्रोजन गैस बनाने की बात करें, तो शायद ये घर में उपलब्ध नहीं है। जैसे प्रसाद सर ने कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं विद्यालय में पाए जाते हैं, घर में नहीं पाए जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को, जैसे फोटोसिंथेसिस की बात हम लोग करें, लिटमस पेपर की बात करें, तो ये घरों में उपलब्ध नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उनको हम लोग दूसरे माध्यम, इसके अतिरिक्त बहुत सारे माध्यम हैं। जैसे आपका अभी DG7 चल रहा है, टीवी चल रहा है, आपका व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है ना, और यूट्यूब चल रहा है। ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसकी सहायता से बच्चे सीख सकते हैं आसानी से। और जहाँ तक इसमें जो है गणित, पर्यावरण, भाषा, इवन इंग्लिश तक का, अभी जैसे साइकिल की ही बात हम लोग करें तो साइकिल में दो चीज़ को, एक घंटी और एक कुछ है, याद नहीं पड़ रहा है, दो ऐसे भाग हैं साइकिल के जो हिंदी में है। बाकी चेन कवर, मड गार्ड, स्टैंड, पैडल, ये सारे चीज़ जो है इंग्लिश में है, बच्चे बोलते हैं। आप फोन की बात करके देखें, एक भी शब्द हिंदी में नहीं है। वो बड़े प्रचलित हो गए हैं। तो ये 300 शब्द कम से कम बच्चे या जो नहीं पढ़े हैं ना, वो भी इंग्लिश में जानते हैं। और कुछ बातें हम लोग बच्ची को सिखाएंगे। हाँ, ये बहुत ही रोचक बातें आपने बताई, और अंत में आपने बहुत सारी बातों को बहुत तेज़ी से निकाल दिया, जिसमें कि डिजिटल मीडियम के बारे में आपने कहा, व्हाट्सएप है तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर रही हैं, और हम सभी जानते हैं कि आज जब हम घर पे रह के सीखने की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रोल, एक भूमिका इस तरह के माध्यमों की हैं, डिजिटल माध्यमों की हैं। तो मैं प्रसाद सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये इसकी भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? घर में रह के सीखना है हमें, और हमारे पास में फ़ोन है और टेलीविज़न है, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें देता है घर में रह के सीखने के लिए, और हमें हमारी दुनिया को कितनी दूर तक इसका एक्सप्लोर करा सकता है? बेशक मुझे लगता है कि टेलीविज़न चूँकि एक बहुत ही उपलब्ध जरिया है, और इन दिनों तो टेलीविज़न से ज़्यादा आपके मोबाइल सेट्स उपलब्ध हैं, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये एक अच्छे साधन के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे हम काफ़ी कुछ डिजिटल सामग्री को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और आज की तारीख में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से जो प्रसारण चल रहा है, बहुत हद तक बच्चे देखते हैं, और चूँकि ये उपग्रह से संबंधित है, इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आसान होता है उपलब्ध करने में और उनका उपयोग करने में। और मोबाइल तो अब हर जेब में उपलब्ध है, हर घर में उपलब्ध है, तो उसका उपयोग भी बहुत संभव है। और आज की तारीख में जो उपयोग हो रहा है, और उसमें हमें नए नए तरह के डिजिटल कंटेंट के बनाने की अब संभावना बढ़ गई है। पूर्व में कुछ बना बनाया चीज़ उपलब्ध होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अपने संदर्भ को देखते हुए, हम अपने परिस्थितियों को देखते हुए और आज की स्थितियों को देखते हुए, हम नए तरह के डिजिटल कंटेंट इन मोबाइल के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी संभावना है कि इसमें हम लोग मूल्यांकन का भी जरिया निकाल सकते हैं कि बच्चे ने सीखा या नहीं, अगर सीखा तो कितना सीखा। तो इसके भी टूल्स धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं मोबाइल्स में। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी संभावना आगे दिखाई दे रही है डिजिटल वर्ल्ड में। खासकर ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही सार्थक दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल और टेलीविज़न। और कई और चीज़ें भी जो आ रही हैं, उसकी भी पहुंच इन दिनों हर जगह पर है, दूरस्थ जगहों पर भी इसकी पहुंच है। तो मुझे लगता है उसका भी उपयोग हमें करना चाहिए। और बहुत सारे माता पिता, टीचर्स, इवन कुछ बच्चे जो बड़े उम्र के हैं, वो लोग उपयोग भी करते हैं इन चीज़ों का। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आज अवेलेबल हैं,
लेकिन इसको सार्थक बनाना होगा तो हमें अच्छी सामग्री बनानी पड़ेगी और अच्छी सामग्री को हमें यहाँ से परोसना पड़ेगा और वो सार्थकता तब नजर आएगा जब उसमें लर्निंग की संभावनाएं ज़्यादा हों। सिर्फ उसका एक बड़ा पक्ष होगा कि उसमें कितना हम बच्चे हम सिखा सकते हैं, चाहे विषय के जो हमारे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं पाठ्यक्रम की, वो हमको तलाशने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इसी बात पर हम अपने अगले खंड पे भी जा सकते हैं जहाँ पर हम ये एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इस कोविड सिचुएशन में जहाँ जब विद्यालय बंद हैं तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं इन डिजिटल माध्यमों के द्वारा हम तक पहुंचाई गई हैं, चाहे वो नेशनल पोर्टल दीक्षा हो, चाहे वो एक अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर बनाना हो जिसके माध्यम से हम यह पता कर सकते हैं कि प्रत्येक सप्ताह बच्चे घर पे रहकर घर के संसाधनों और डिजिटल माध्यमों से कैसे सीख सकते हैं। और चाहे तो हम बात करें राज्य सरकार के द्वारा किया गया इनिशिएटिव जिसे कि हम डिजी7 कहते हैं, डिजी7 के नाम से हमने दिया है, जिसमें व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू हम सभी टीचर्स के माध्यम से बच्चों तक पहुंच रहे हैं और टीचर लगातार अपने बच्चों के टच में रह के उनको व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू कभी ऑनलाइन क्लासेस करवा के बच्चों को सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूरदर्शन में भी, जैसा कि प्रसाद सर ने बताया, दूरदर्शन पर भी डिजी7 का एक कार्यक्रम आता है जिसमें 3 घंटे का स्लॉट है हमारा, और उसमें कार्यक्रम जो कुछ रिकॉर्डेड कार्यक्रम जो हमारे राज्य के ही शिक्षकों के द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने की पाठ्यक्रम आधारित वीडियोस बना रखे हैं, उनको हम दूरदर्शन पे दिखाते हैं। और इनको जब बच्चे देखने के लिए घरों में बैठते हैं बाकायदा अपनी कॉपी लेकर के, और वो एक सीखने का माध्यम घर पे रह के ही अब संभव हो पा रहा है। तो आइए हम डिजी7 कार्यक्रम के को चलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले जेईपीसी के पदाधिकारी से बातचीत करें, श्री अभिनव कुमार, जो कि गुणवत्त शिक्षा प्रभारी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि डिजी7 कार्यक्रम में सोच क्या थी और किस तरह हमने जो विद्यालय बच्चे नहीं जा पा रहे थे उस कमी को घर में रहकर ही सीखने की योजना कैसे बनाई और उसको हम कैसे क्रियान्वित कर पा रहे हैं। अभिनव जी। कृतिवास, धन्यवाद। एक्चुअली जब ये कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन हुआ, आप सभी अवगत हैं कि 17 मार्च से विद्यालय बंद है, और जब शुरुआती दौर में विद्यालय बंद होने की सूचना मिली हम लोगों को, तो हम लोगों को लगा था कि शायद 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद पुनः विद्यालय खुल जाएंगे और बच्चे हमारे विद्यालय में नियमित रूप से आने लगेंगे। लेकिन जितनी विभीषिका बढ़ती चली गई और लगा कि अब ये एक लंबी प्रक्रिया है, कई महीनों तक ये विद्यालय बंद ही रहेंगे, तो डिपार्टमेंट में डेफिनेटली एक चिंता का विषय था, क्योंकि बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप एक लंबे टाइम तक बच्चे अगर किताबों से वंचित रहें, अपने पठन पाठन से वंचित रहें, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम के बाद वापस उनको जोड़ने में परेशानी होती है। और इन सभी चीज़ों को लेकर के विभाग में काफ़ी चिंतन मंथन किया गया कि क्या प्रक्रिया हो, कैसे हम इसको आगे ले जा सकें विद्यालय जब बंद है और बच्चे अपने घरों में। तो उसमें लगा कि चूँकि व्हाट्सएप बड़ा ही एक पॉपुलर रहा है माध्यम, और अभी तक जो व्हाट्सएप का हम लोग उपयोग कर रहे थे, अगर हम जैसे कार्यालय में हम बैठते हैं हम लोग, तो कार्यालय में भी संवाद का एक बहुत बड़ा जरिया रहा, जहाँ हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, पत्र हमारे पास चले आते हैं और उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोगों के पूरे सोच में रहा कि हम व्हाट्सएप को एक बड़ा माध्यम बनाएं। और जैसा कि आप अपने संबोधन में भी कह रहे थे कि जो एंड्रॉयड फ़ोन या जो स्मार्टफोन है, इसकी भी बहुतायत है। अगर आप भारत सरकार के जो हर साल हाउस होल्ड सर्वे होते हैं, उसमें आप देखें तो लगभग 35% स्मार्टफोन का कवरेज हमारे झारखंड राज्य के अंदर है। तो हमारी पहली कोशिश हुई थी कि हम 35% बच्चों को इसमें कवर कर सकें और एक इनिशिएशन हो कि बच्चे तक हमारा कंटेंट जाए। और उसके लिए हम लोगों ने एक प्रक्रिया अपनाई, जिसमें हमारे जो बीआरपी सीआरपी हैं, जो ब्लॉक में जिनकी सेवा होती है, और ये बीआरपी सीआरपी शिक्षकों से जुड़े होते हैं, शिक्षक बच्चों से जुड़े होते हैं। तो एक सिस्टम बना करके हम लोगों ने राज्य से लेकर के बच्चों तक जुड़ने का प्रयास किया, और इस क्रम में लगभग, अगर आज की बात हम करें तो 14 लाख बच्चे हमारे इस पूरे सिस्टम से जुड़ पाए हैं।
जब ये कवरेज हमारा हुआ और जब हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, तब हमारे लिए था कि हम कंटेंट को कैसे मैप करें, कंटेंट किस रूप में जाए बच्चों को, ताकि उनको लगे कि आज उसने इस कॉम्पिटेंसी को सीखा, कल वो दूसरी कॉम्पिटेंसी को सीख पाएंगे, तो उनको भी एक संतुष्टि का एक स्तर होता है कि आज हमने ये सीखा, कल हम कुछ नया सीखेंगे। और उसके आधार पे हम लोगों ने पूरे कैरिकुलम को जो 1 to 12 है उसकी मैपिंग की, और उसके वीकली हम लोगों ने एक कैलेंडर जैसा बनाया, क्योंकि हमारे जो जैसे JCRT के जो SRG ग्रुप्स हैं, हमारे कई बाहरी संस्थाएं हैं जिन्होंने कंटेंट्स हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया इस कोविड-19 के लॉकडाउन में। तो उन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने कंटेंट की मैपिंग की। और अगर जो कंटेंट हम लोग भेजते हैं, आज भी लगभग मोर देन 4 months हो गया आज जब हम बैठे हैं यहाँ, तो पिछले 4 महीनों से जो हमारा कंटेंट जा रहा है, आप देखेंगे कि वो क्लास वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। हम एक दिन में ये भी ध्यान रख रहे हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात है या छोटे स्क्रीन पे बच्चों के देखने की बात है, तो हम ये भी चाह रहे हैं कि वो उसका जो एक साइंटिफिक नॉर्म्स है वो पालन हो, कि वीडियोज़ हमारे कितने मिनट के होने चाहिए, क्योंकि वो छोटे स्क्रीन पर बच्चे देखेंगे तो वो इम्पैक्ट मिनिमाइज रहे। दूसरा है कि वीडियोज़ अगर छोटे हैं और बच्चों का कंसंट्रेशन या उसका अटेंशन कितने टाइम तक बना रहता है, तो वो सारे चीज़ों को लेकर के आप देखेंगे कि हमारे जो वीडियोज़ होते हैं वो जनरली 15 से 20 मिनट के अंदर के होते हैं, और हर एक में एक थीम को लेकर के, एक सब्जेक्ट मैटर को, एक कॉम्पिटेंसी को लेकर के वो वीडियो एड्रेस किया जाता है। और हर एक दिन हम लोग क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज डालते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक दिन किसी क्लास का प्रत्येक सब्जेक्ट डालेंगे। हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि अगर आज मान लो कि क्लास 1 का हिंदी हमने लिया, तो कल हम इंग्लिश भेजेंगे, परसों हम मैथ भेजेंगे, सो दैट कि वहाँ पे जो 3, 4, 5 वीडियोज़ वहाँ पड़े होते हैं वो सारे के सारे बच्चे देखें, और उसके आधार पे वो प्रैक्टिस भी करें। बच्चों के लिए वहाँ पे कुछ मैसेजेस भी होते हैं, जिसके आधार पे बच्चे घर में नोटबुक और अपने बाकी सदस्यों के माध्यम से उस पर काम भी कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि आपने कहा, आपने एक साप्ताहिक कैलेंडर बनाया है, और साप्ताहिक कैलेंडर बनाने पर यह हो जाता है कि मुझे पूरे सप्ताह के अंदर में अगर सारे विषयों को कवर करना है, तो हर अल्टरनेट डे में हम कौन कौन सा विषय लेंगे। अभिनव जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो वीडियोज़ या मैसेजेस जाते हैं वो BRPs के द्वारा शिक्षकों को और शिक्षकों के द्वारा बच्चों तक पहुँचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में क्या शिक्षकों की एक फैसिलिटेटर के रूप में या शिक्षक के रूप में भूमिका नहीं होती है? अगर हाँ, तो कैसे? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये जब शुरू के दौर में अगर मैं बताऊं कि 7 अप्रैल को हम लोगों ने शुरू किया था DG7, और उसी समय एक कोशिश बिल्कुल थी हमारे पूरे मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म में, एक बिल्कुल वेल डेवलप्ड ये थॉट था कि हम सिर्फ डेटा पुश न करें, वीडियोज़ पुश न करें, क्योंकि वो काउंटर भी होना चाहिए कि हमारे बच्चे का उसमें क्या मैसेज आ रहा है, बच्चे हमारे उसको सीख पा रहे हैं कि नहीं, उस कंटेंट उनको अच्छा लगा कि नहीं, या उनके कोई बेहतर सजेशन है। तो शिक्षकों का बच्चों से संवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि प्रत्येक दिन शिक्षक बच्चों से संवाद करें, और इसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक दिन के लिए BRP CRP हों या शिक्षक हों, हम लोगों ने गूगल लिंक शेयर किया हुआ है, जहाँ पे हमने कई प्रश्न भी दिए हुए हैं, और हमारी अपेक्षा रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं वो टीचर बच्चों के ग्रुप में भेजने के पहले स्वयं भी देखें। और इसलिए प्रत्येक दिन आप देखोगे कि कंटेंट भी, कुछ कंटेंट हम स्पेशली टीचर के लिए भी डालते हैं। तो उस गूगल लिंक के माध्यम से हम लोग ये जानते हैं कि शिक्षक को कंटेंट कब मिला, कितने बजे मिला, शिक्षक ने उस कंटेंट को स्वयं देखा कि नहीं, अगर देखा तो उन्होंने कौन कौन सा वीडियोज़ देखा, उस वीडियोज़ पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, या उनका फीडबैक क्या है, और उन्होंने फिर बच्चों के ग्रुप में कब भेजा। तो ये वन साइड मैकेनिज़्म था कि जहाँ टीचर से हम ये जान रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे चीज़ों को कितना आत्मसात किया है। साथ में हमारा उसमें 2-3 प्रश्न ये भी है जो शाम तक में, हर एक दिन हमने लगभग 6 या 7 बजे तक टीचर उस गूगल लिंक को भर सकते हैं। तो उसमें हमने ये भी लिखा है कि आपने ये डेटा शेयर करने के बाद, वीडियो शेयर करने के बाद, क्या आपने बच्चों से बात की, बच्चों से बात की तो आपने कितने बच्चों से बात की, बच्चों के क्या सुझाव आए, क्या बच्चा आज का वीडियो देखा, अगर देखा तो कौन सा वीडियो देखा। तो कई तरह के ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसके माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं प्रत्येक दिन कि हमारा जो ये प्रोसेस है वो कितना रोबस्ट है और किस रूप में चीज़ें जा रही हैं और कितना एक दूसरे को बेनिफिट दे रहा है।
तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों के साथ संवाद, बल्कि मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप सभी को कि हमारे कई 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 हज़ार टीचर, अगर पूरे राज्य में 1,23,000 टीचर हैं तो कई हज़ार टीचर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं इस DigiSath को लेकर के कि न सिर्फ हमारे कंटेंट को वो भेज रहे हैं बल्कि वो खुद भी अब कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस कोविड में ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमें जो मिली है कि टीचर डिजिटल फ्रेंडली हो गए, पूरा सिस्टम डिजिटल फ्रेंडली हो गया है। अब वो टीचर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो टीचर खुद में कंटेंट बना के बच्चों को भेज रहे हैं। अगर मान लो कि कोई सब्जेक्ट में हमारे पास कंटेंट कम है तो वो टीचर, उस तरह के टीचर स्वयं आगे आ रहे हैं, वो वॉलंटियर कर रहे हैं, वो बना के हमें दे रहे हैं और बेहतरीन वीडियो आ रहा है जो हम DigiSath में भी शेयर कर रहे हैं और साथ में हम वो डायरेक्टली भी कर रहे हैं। कई शिक्षकों ने तो यहाँ तक किया है कि वो बच्चों को अब होम असाइनमेंट देने लगे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बच्चे उसको वापस टीचर को भेजते हैं उस ग्रुप में, फिर टीचर उसको करेक्शन करके वेरी गुड, स्टार आदि आदि करके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और बच्चों को इंगेज रखने के लिए ये सारी प्रक्रिया चल रही। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी पहल हुई है। और इसी, जब कई क्षेत्रों में, रिमोट एरिया में, कई ज़िलों में इस तरह के शिक्षकों के प्रयास आने लगे तो हम लोगों ने DigiSath में बेहतर परफॉर्म करने वाले शिक्षकों के लिए एक सर्टिफिकेशन भी शुरू किया है। हमने अभी तक में, मुझे लगता है कि लगभग 70-75 ऐसे टीचर्स की पहचान करके उनको हम लोगों ने डिजिटली सर्टिफिकेट इशू किया है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के सिग्नेचर से, ताकि उनको एक उनका ओनस रहे, उनका वो मोमेंटम जो है सस्टेन करे, वो और बेहतर करने की कोशिश करे और साथ में बाकी टीचर के लिए भी एक प्रेरणा हो और वो खुल के सामने आए, खुल के बेहतर काम कर सकें। हाँ, जो आज की हमारी परिचर्चा थी उसमें हम संभावनाएं तलाश रहे थे और देख रहे थे कि घर में रह के क्या सीखना संभव हो सकता है या नहीं। अभी अभिनव जी ने जो हमें बातें बताई, हम जब चर्चा कर रहे थे प्रसाद सर के साथ में तो हमने यह भी चर्चा की कि शिक्षकों की भूमिका विद्यालय में ज़्यादा होती है और घरों में उनकी भूमिका कैसे होगी। अभी अभिनव जी ने बताया कि शिक्षकों ने अब घरों में भी जब बच्चे हैं तो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने अलग चैनल्स के माध्यम से कॉल करके और कभी कभी घरों में पहुंच करके भी बच्चों को सहायता दी है। अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो एडिशनल वर्कशीट्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये घर पे रह के सीखना शिक्षकों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संभव हो रहा है। हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप्स की। एक और बात है कि दूरदर्शन, एक टेलीविज़न जिसे हम कहते हैं, वो भी एक प्रचलित माध्यम है जो कि लगभग सभी घरों में आज की डेट में दिखता है। तो सरकार द्वारा एक पहल यह भी हुई है कि दूरदर्शन झारखंड के माध्यम से भी इस तरह के कुछ एजुकेशनल कार्यक्रम हैं वो प्रसारित किए जा रहे हैं। अभिनव जी से मैं फिर से जानना चाहूँगा कि ये दूरदर्शन झारखंड पर जो कार्यक्रम हैं वो किस तरह के कार्यक्रम हैं, किसके साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है और इससे बच्चे किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप से कार्यक्रम को शुरू किया तो वहाँ पे जब ये कार्यक्रम सक्सेसफुली रोल आउट हो गया तो फिर लगा कि दूरदर्शन भी एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम उन बच्चों तक भी पहुँच सकते हैं जो बच्चे शायद व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं। और दूसरा क्या है कि टीवी में आपके जो कंटेंट होंगे वो थोड़े लंबे ड्यूरेशन के हो सकते हैं, उसमें चीज़ें और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप बच्चों को के जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड चीज़ों को बेहतर ढंग से कंटेंट डाल सकते हैं। तो इसको लेकर के हम लोगों ने मई में शुरू किया, मई के फर्स्ट वीक में दूरदर्शन को। और दूरदर्शन में हम लोगों ने 3 घंटे का प्रत्येक दिन का स्लॉटिंग किया और ये भी स्लॉटिंग जो हम लोगों ने किया इसमें हम लोगों ने हाफ एन आवर का क्लास वाइज उसको डिवाइड किया था और सब्जेक्ट भी अलग अलग, उसकी एक प्रॉपर रूटीन थी। उस रूटीन को भी हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि बच्चे जान सकें कि आज कौन सा विषय होगा और उस विषय में अगर उनको कुछ पूर्व ज्ञान की ज़रूरत है तो कुछ अपने पुस्तकों को भी लेके बैठ सकते हैं। तो ये शुरू किया गया और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो फीडबैक आए हैं डिफरेंट लोकेशन से, इवन ऐसे जगहों से आए हैं जहां शायद हमारी पहुंच मुश्किल थी, हम नहीं समझ पा रहे थे, यहाँ इंटरनेट नहीं है। तो क्योंकि लगभग मैं बताऊं कि राज्य के लगभग 47 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसमें हमारे 6000 विद्यालय हैं और इस 6000 विद्यालय हमारे शैडो जोन में हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है। तो अगर स्मार्टफोन है भी, इंटरनेट नहीं है तो आप उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो दूरदर्शन भी एक सशक्त माध्यम रहा है और दूरदर्शन में हम लोगों ने
न सिर्फ कंटेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, बल्कि उसमें हम लोगों ने कुछ बच्चों के एडोलसेंट बच्चों के एडवोकेसी के लिए, लाइफ स्किल को लेकर के, छोटे बच्चों के लिए मीना मंच जो एडुकेशन और गर्ल्स एडुकेशन को प्रमोट करता है, तो कई ऐसे वीडियोज़ को लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एम थैंकफुल कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, चूँकि ये ऐसा समय था कि जहाँ डिपार्टमेंट में भी हमारे पास कोई डिजिटल का कोई बहुत बड़ा लाइब्रेरी नहीं था। हमारे पास जो चीज़ें थी ज़्यादातर हम लोग फोकस थे कि फेस टू फेस करते थे हर चीज़। तो जब कंटेंट नहीं था तो हमने कई ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया और सारे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ के हमें काफ़ी सहयोग किए हैं। मैं नाम भी लेना चाहूँगा, इकोवेशन है, प्रथम है, संपर्क फाउंडेशन है, यूनिसेफ है, सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन है। तो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने पूरा कंटेंट हम जैसा चाह रहे थे, जितने टाइम का चाह रहे थे, उन लोगों ने अरेंज करके हमें देना शुरू किया। हमारी SRG उन सारे कंटेंट की वेटिंग की, उसको देखने के बाद वो हम लोग दूरदर्शन पे डालना शुरू किए हैं। तो ये एक अच्छी पहल हुई है दूरदर्शन के माध्यम से। SRGs के बारे में जैसे आपने कहा, शायद कुछ SRGs ने अपने वीडियोस खुद यहाँ पे शूट किए। जी, और जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है, ये अक्सर ये बात सभी लोग बोलते हैं कि भले ही कोविड-19 को लेकर के एक मन में एक भय कहो या जो भी कहो, मतलब एक लगता है कि भाई कोविड आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के भी आई है। हम कभी नहीं सोच पाए थे कि हम बच्चों तक रीच करेंगे, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू। लेकिन आज वो इतनी बड़ी आवश्यकता है कि हर पेरेंट्स समझ रहे हैं इन चीज़ों को, बच्चों को वो अपना मोबाइल दे रहे हैं। बच्चे भी उस मोबाइल को पहले एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे, आज पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो चेंज आया है, ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने हमें मिला है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग राइट डायरेक्शन में यूज भी कर रहे हैं। और जब ये कंटेंट की बात आई, चूँकि एक लंबी प्रक्रिया है, मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ कि स्कूल हमारे कब खुलेंगे। सही बात। तो ऐसे समय में आपके पास में तो अब रिसोर्सेज बहुत हाई होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यूनिसेफ के साथ मिल कर के क्लास 1 से 12 तक के कंटेंट को इन हाउस भी बनाना शुरू किया, जिसमें JCRT हमारे नोडल डिपार्टमेंट के रूप में है। जितने हमारे SRG हैं सभी के साथ डिस्कशन करके, कंटेंट की मैपिंग करके, उनको तैयारी करने का प्रॉपर टाइम दे करके हमने वो काम शुरू किया है। लगभग मुझे लगता है कि अभी तक में लगभग 150 कंटेंट जो हाफ एन आवर के हैं वो हमारे पास बन चुका है। तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी अब अपने पास में होने जा रही है। और हम ये भी यूनिसेफ के साथ इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं कि जो JCRT के साथ मिल करके हम लोगों ने जो पूरे 1 to 12 के पूरे सिलेबस की जो मैपिंग की है कि 1000 वीडियो हमें चाहिए, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 1000 वीडियो हो जाता है तो एक लंबे टाइम तक के लिए हमारे पास में ई-लाइब्रेरी, एक प्रॉपर ई-लाइब्रेरी रिपोजिटरी बन जाएगी, जो दीक्षा के थ्रू, ई-विद्या वाहिनी के थ्रू हम शिक्षकों तक उसको स्टोर करा पाएंगे। और जब जिसको आवश्यकता होगी, चाहे शिक्षक हो, बच्चे हों, उसका उपयोग कर सकते हैं और उसको अपने फ़ायदे में उसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में और भी हम लोग डिजिटल ओरिएंटेड काम करेंगे, चाहे वो शिक्षक का हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, हर एक स्तर पे हम लोग इस पे काम करेंगे। तो धन्यवाद अभिनव जी। अभी हमने सुना ये बहुत रुचिकर भी है और बहुत पॉजिटिविटी देता है कि सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, हमारे पास में उपाय हैं और हम अगर थोड़ी इच्छा शक्ति रखें, थोड़ी पॉजिटिव थॉट्स रखें, तो हमारे पास में संभावनाएं बहुत सारी हैं। घर पे रहकर सीखना संभव है। तो हम धन्यवाद देते हैं अभिनव जी को इस सेक्शन के लिए। आप शायद कुछ कहना चाहते हैं। हाँ। एक मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार चल रहा है और ये लगातार चलेगा। बल्कि मैं तो अब हम लोगों की अब सोच इतनी विकसित है इस मामले में कि इवन जब स्कूल खुल जाएंगे तब भी हम इस ग्रुप को छोड़ेंगे नहीं। इस ग्रुप में हम अनवरत कंटेंट हो, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड हो या बच्चों के बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के हो, ये ग्रुप का यूज हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं अपील करना चाहूँगा आज इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि जब पूरा लॉकडाउन था तो जो हमारे कंटेंट का जो व्यूअरशिप था वो काफ़ी बढ़िया था। एक एक वीडियोज़, एक एक क्लास के वीडियोज़ का जो
व्यूअरशिप डेटा आता था वो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक हमें मिलता था, और वो हमें एक मोटिवेट करता था कि हमारा रीच जो है इतने बच्चों तक हो रहा है, बच्चे इसको देख रहे हैं। लेकिन जब से ये चीज़ें खुलने लगी हैं, लोग बाहर निकलने लगे हैं, तो मैं मानता हूं कि घर में शायद एक स्मार्टफोन होगा, गार्जियन या उनके बड़े भाई जो भी जिनके पास स्मार्टफोन हो वो काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो शायद वो बच्चों के पास अब वो शायद प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, व्यूअरशिप काफ़ी गिर गया है। तो मैं अपील करना चाहूँगा आज के इस माध्यम से हमारे जितने शिक्षक बंधु आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, या हमारे जो अभिभावक हैं, कि ये विभाग की तरफ से अपील है, विभाग अपेक्षा करती है कि कम से कम बच्चों को 1 घंटे के लिए स्मार्टफोन कैसे उनके हाथ में हो, ये सुनिश्चित हर एक घर में किया जाए, ताकि ये जो प्रक्रिया है विभाग की सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ये चलती रहे, बच्चे घर के अंदर भी सीखते रहें, और जब एक बार बच्चा के सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो धन्यवाद, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिनव जी, धन्यवाद। घर पर रहकर सीखने की संभावनाओं को जब हमने देखा तो हमें अभी अभिनव जी ने बताया कि डिजिटल माध्यम या चाहे कहें व्हाट्सएप या दूरदर्शन, तो इसके माध्यम से हम बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, और जो चीज़ें पहले विद्यालय में पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के बीच में होती थी सीखने सिखाने की प्रक्रिया, अब वह डिजिटल माध्यम से भी हो रही हैं। जैसा कि मैंने कहा, सरकार के द्वारा इस तरह की बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण, भारत सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है जिसे हम दीक्षा के नाम से जानते हैं। तो अगले खंड में हम दीक्षा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि यह भारत सरकार का किस तरह का प्रयास है और इसके माध्यम से हम बच्चों तक कैसे पहुंच पा रहे हैं और उनको घर पर रहकर ही सीखने में किस प्रकार से मदद कर पा रहे हैं। मैं इस पैनल में दीक्षा के बारे में विशेष जानकारी के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा प्रीति जी को, प्रीति मिश्र, जो कि JCRT में SRG हैं, और वो फिलहाल दीक्षा में जो कंटेंट डेवलपमेंट है और कंटेंट अपलोडिंग का काम है वो देखती हैं। तो प्रीति जी, आप बताना चाहेंगे दीक्षा के बारे में? जी, थैंक यू ये अवसर देने के लिए। दीक्षा, जैसे कि सर बता रहे हैं, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसका ये फुल फॉर्म है दीक्षा का। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि भारत सरकार द्वारा इसे वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में अभी घोषित किया गया है। इसमें बोल सकते हैं हम कि शिक्षकों, बच्चों और अभिभावक, इन तीनों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म को रखा गया है। इसमें बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, टीचर्स को भी बहुत सारे अवसर दिए गए हैं, और अभिभावक भी इसमें जा कर के बिना कोई यूज़र आईडी के, बिना कोई मतलब उनको कोई स्पेशल आईडी नहीं चाहिए कि जा कर के वो उसमें कुछ देखें या उसमें कुछ एक्सप्लोर करें। सिंपली वो दीक्षा की साइट पे जा कर के, या अभी मैं बताऊं कि इसका जो ऐप है वो भी बहुत पहले लॉन्च हो चुका है, तो सिंपली जो भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जिनके भी पास, उसमें जा कर के प्ले स्टोर से दीक्षा को डाउनलोड करके हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं इसे। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें भारत सरकार के साथ साथ NCERT के साथ साथ हमारे झारखंड स्टेट की भी क्लास 1 से लेकर के 8 की जो किताबें हैं, जो JCERT के द्वारा डेवलप की गई हैं, वो सारी किताबें दीक्षा पर उपलब्ध हैं। और साथ ही जो NCERT की किताबें हम यूज़ करते हैं कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक, वो भी हमें झारखंड टेनेंट पे हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम, इन दोनों मीडियम्स में उपलब्ध हैं। तो इसे बच्चे, अभिभावक और शिक्षक तीनों अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो बात हुई अभी की दीक्षा ऐप की, तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये किसी को अपने डेस्कटॉप पे यूज़ करना है तो वो diksha.gov.in/explore पे जाकर इसे ले सकते हैं, देख सकते हैं। आगे मैं प्रीति जी, एक बार, जैसा कि आपने कहा कि ये किताबें दीक्षा पर उपलब्ध हैं, तो ये किताबें कितना आसान है किसी भी बच्चे के लिए या किसी अभिभावक के लिए कि दीक्षा पर वो जाएं और इन किताबों को देख सकें? किस फॉर्म में है वो किताबें? क्या ये PDF फॉर्म है? किस तरीके से ये किताबें रखी गई हैं और कितना आसान है आमतौर पर? क्योंकि छोटे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उसमें किताबें पढ़ना, तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि वो किस फॉर्मेट में है और कितना आसान है उसे देखना। जी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपली आप diksha.gov.in/explore पे जा कर के
सीधा हम देखेंगे कि हमारे पास एक टेनेंट खुल जाएगा जिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं झारखंड, या अगर आपको एनसीईआरटी की बुक्स देखनी है या कोई और स्टेट की भी बुक्स आपको देखनी है, बुक्स या कोई रिसोर्सेज, नॉट ओनली बुक्स, कोई भी रिसोर्सेज अगर आप लोग को देखनी है तो आप सीधा उस स्टेट के को सिलेक्ट करके क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली क्लास में आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आपको हिंदी में देखनी है या इंग्लिश में देखनी है। तो अगर हिंदी में देखनी तो आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर क्लास के मुताबिक आप सब्जेक्ट की वो जो बुक्स है उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे आपको साइड में रिसोर्सेज की लिस्ट दिख जाएगी। तो वो जो रिसोर्सेज की लिस्ट होगी उसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में बुक भी दिख जाएगी, साथ में असेसमेंट पीस भी दिखाई देगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हम लोगों ने रखी हुई है तो वो भी वहाँ से आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये किताबें पूरी एक किताब हमें एक साथ दिख जाएगी या उसके अलग अलग चैप्टर्स हमें दिखेंगे? नहीं, हम लोगों ने यही किया है कि आपको अगर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कोई एक चैप्टर की बुक चाहिए तो आप सिंपली चैप्टर वाइज जा करके उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। इसके अलावा और क्या उपलब्ध है दीक्षा में? अभी तक जो हम लोगों ने बात की वो अभिभावक और बच्चों के लिए हमने बताया कि कैसे डायरेक्टली वो दीक्षा को एक्सप्लोर करके उसमें जितनी भी रिसोर्सेस है उसको मतलब अपने उपयोग में ला सकते हैं। अब जहाँ तक कि आपने ये प्रश्न पूछा कि और क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि शिक्षकों के लिए भी इसमें बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दी गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता सकती हूँ यहाँ पर कि एक सीपीडी की जो बात हम करते हैं, टीचर्स के कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, तो इस पर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रखे गए हैं कोर्सेज के रूप में, जहाँ पर सिंपली टीचर्स को जाना है, कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। वो अपने स्टेट के कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर देन स्टेट्स वो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर है जैसे टीच फॉर इंडिया, ब्रिटिश काउंसिल, इनके द्वारा भी जो छोटे छोटे कोर्सेज बनाए गए हैं उसको भी वो बैचेस में जा करके खुद को एनरोल करके वो कोर्स अपटेक कर सकते हैं। तो झारखंड में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, जैसा कि हमने सुना था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी हम दीक्षा का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो झारखंड में क्या ऐसी कुछ तैयारियां हैं कि हम शिक्षकों का प्रशिक्षण भी दीक्षा के माध्यम से करें? जी हाँ, इसकी हम बात कर रहे हैं और होप कि हमारे मतलब ये जो सीपीडी का जो पार्ट है झारखंड में बहुत जल्दी शुरू किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं जिसमें कि टीचर्स को वेरी शॉर्ट कोर्सेस हम देंगे। एक जो बात आती है कि बहुत लॉन्ग कोर्सेस अगर होते हैं वीक्स के और मंथ्स के, तो वो टीचर्स अपटेक करने में थोड़ी झिझक करते हैं कि हम कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ये प्रोविज़न रखा है कि ये जो कोर्सेज होंगे वो बहुत ही शॉर्ट रहेंगे और पैकेज सिस्टम इसमें रहेगा। सपोज़ हम एक पैकेज ऐसा लेंगे जिसमें एक टीचर को एक लैंग्वेज का कोर्स दिया जाएगा, एक अगर वो 6 to 8 के टीचर्स के लिए है तो एक साइंस का भी हम कोर्स देंगे और साथ में एक पेडागोजी का भी कोर्स देंगे। मतलब ये एक पैकेज के रूप में रहेगा। साथ ही इसमें हम लोगों ने ये कोशिश भी की है कि कैसे हम एक इनबिल्ट असेसमेंट भी रखें ताकि टीचर्स भी खुद को ये असेस कर सकें कि अच्छा अगर हम लोगों ने ये कोर्स किया मे बी इट्स ऑफ 30 मिनट्स या 40 मिनट्स, तो उसमें से हमें क्या फ़ायदा मिला, क्या मैं इस कोर्स को करके मैं इन प्रश्नों के उत्तर खुद को दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ या नहीं, इस प्रकार से। और मैं एक चीज़ ये भी बता देती हूँ इसमें कि हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि अगर एक टीचर इन कोर्सेज को कंप्लीट कर रहे हैं तो साथ में उन्हें एक जो होता है प्रोत्साहन काइंड ऑफ थिंग कि हम एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी उन्हें दिलवा पाएँ। धन्यवाद प्रीति जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और हमने देखा कि अगर हम घर पे रहकर सीखने वाली बात करें, जो कि हम निरंतर करते आ रहे हैं कि कैसे संभव होगा, इसमें डिजिटल मीडियम की क्या भूमिका होगी। अभिनव जी ने हमें बताया कि DigiSath कार्यक्रम में किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों तक पहुंच रहे हैं और बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रीति जी ने बताया कि दीक्षा एक कार्यक्रम जो भारत सरकार का है उसके माध्यम से एक सारे कंटेंट्स की या डिजिटल कंटेंट्स की एक रिपॉजिटरी बनाई गई है, एक संग्रहालय है, एक पुस्तकालय के जैसा है, जहाँ पर कोई भी शिक्षक, कोई भी छात्र छात्राएं और कोई भी अभिभावक जाकर अपने किसी एक विषय से संबंधित, क्लास से संबंधित जो डिजिटल कंटेंट है उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण की जो बात होती है, जो आमतौर पर एक फेस टू फेस मोड में होता है, वह प्रशिक्षण भी अब डिजिटली दीक्षा के माध्यम से शिक्षकों तक उपलब्ध है। और यह प्रशिक्षण एक कोर्स के रूप में होगा। इस कोर्सेस में छोटे छोटे कोर्सेस होंगे, जैसा कि प्रीति जी बता रही हैं,
कि ये कोई एक बहुत बड़ा कोर्स नहीं होगा जिसको करने में हमें 6 महीने या 1 साल लगेगा, बल्कि 1 महीने में या 15 दिन में भी टीचर्स कोई भी एक छोटा सा विषय वस्तु होगा उस पर आधारित कोर्स करके यह समझ सकते हैं कि इस कोर्स की खास बात क्या है, कठिन बिंदु क्या है और इसको किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाना है या उनको सिखाना है। तो ये सारी चीज़ें जो आज की डेट में हमारे पास में उपलब्ध हैं, इनके माध्यम से हम देखेंगे कि घर में रहकर सीखना भी सुनिश्चित हो सकता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको कि शायद हम अगले दिन अपनी परिचर्चा में शामिल करेंगे, वो यह है कि एनसीईआरटी ने अभी हाल में ही एक अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर बनाया है और ये अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर अभी वर्तमान जो कोविड सिचुएशन हमारे यहाँ है जिसके चलते विद्यालय बंद हैं, तो घर में रहकर बच्चों का सीखना कैसे सुनिश्चित हो और जो उनके लिए निर्धारित दक्षताएं हैं या निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसको किस तरीके से प्रत्येक सप्ताह हम कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाते हुए, कुछ गतिविधियां कराते हुए कैसे करा पाएंगे, इसके बारे में एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी पहल है जिसको कि हमारे राज्य में भी और हम सभी साथ साथ इसको शुरू करना चाहते हैं ताकि सारे बच्चे शिक्षकों के माध्यम से, डिजिटल कंटेंट के माध्यम से उनके लिए जो निर्धारित दक्षताएं हैं उनको वो सीख पाएंगे। तो हमारे अगले एपिसोड में हम यह देखने का और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर में, वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर में क्या क्या बातें दी गई हैं और इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।